नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट प्रयास पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपना ऑल इंडिया नीट टेस्ट 14 और इसका टॉपिक था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सेशन है इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। मिशन है मैं मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। तो सेशन स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 91। जेम्स डुई वॉटसन रिसीव्ड हिज पीएचडी डिग्री इन 1950 फॉर हिज रिसर्च ऑन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जेनेटिक्स ऑफ बर्ड्स, इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरेज ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो वॉटसन ने जो उनका पीएचडी में टॉपिक था वो था बैक्टीरियोफेज का मल्टीप्लिकेशन। बैक्टीरियोफेज हम लोगों को पता है, फेज मीन्स टू ईट बैक्टीरिया। तो ये वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। इनके मल्टीप्लिकेशन पर इन्होंने रिसर्च किया था। तो इनका जीनोम ये रेडिएशन से इजीली अफेक्टेड होता है, ये इन्होंने वर्कआउट किया था। एक्स रेज ये रेडिएशंस हो गए। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 91 का थर्ड। और ये यहाँ से फ्रेम किया गया है। साइंटिस्ट के बारे में जहाँ यूनिट के स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो वहाँ पर है ये। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 92। With reference to true breeding pea plants used by Mendel, which of the following statements are correct? तो true breeding, तो having undergone continued self-pollination shows stable trait inheritance and expression for several generation। जैसे कैपिटल टी इनकी अगर सेल्फिंग की जाएगी तो ये हमेशा सेम जीनोटाइप कैपिटल टी के ही प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो ये हो गया ट्रू ब्रीडिंग। या इसी की जगह होमोजाइगस रिसेसिव भी होता तो भी ये भी स्टेबल ट्रेट इन इनहेरिटेंस और एक्सप्रेशन शो करेगा। इसकी अगर सेल्फिंग करेंगे तो भी ये फिर ये स्मॉल टी। तो ये स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने 7 करेक्टर्स लिए थे और 14 वेराइटीज थी। ये सही है। ईच सेलेक्टेड पेयर डिफर्ड इन मोर देन वन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, गलत है। एक करेक्टर के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे। एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स इंक्लूड टॉल डॉर्फ प्लांट्स एंड येलो ग्रीन सीड्स। ये ठीक है। इसमें 7 जो करेक्टर्स लिए गए थे, हाइट ली गई थी। हाइट में टॉल एंड डॉर्फ था, टॉल डोमिनेंट था। इसके बाद फ्लावर के दो, फ्लावर का कलर और फ्लावर की पोजीशन। कलर में वायलेट डोमिनेंट था, पोजीशन में एक्सियल डोमिनेंट थी। सीड का कलर और सीड का शेप ये दो लिए गए थे यहाँ पर। कलर में येलो डोमिनेंट था, ओवर ग्रीन शेप में राउंड डोमिनेंट था। और इसके बाद पॉड, तो पॉड में यहाँ पर शेप और कलर ग्रीन कलर डोमिनेंट था ओवर येलो, एंड शेप में फुल जो था वो डोमिनेंट था ओवर कंस्ट्रक्टेड। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये सही है, ये सही है। ए बी एंड डी आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ 92 का। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका पेज नंबर है एनसीईआरटी 254। नाउ क्वेश्चन नंबर 93। Characters are controlled by discrete units called factors which occur in pair, and a dissimilar pair of factor, one factor dominates over the other and express itself in the F1 generation। तो ये सही है। कैरेक्टर्स ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग है। इसमें कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट एंड इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, जैसे स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी। वन फैक्टर डोमिनेट्स ओवर द अदर एंड एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द F1 जनरेशन। जब इनकी सेल्फ क्रॉस किया गया था, ट्रू ब्रीडिंग टॉल और ट्रू ब्रीडिंग डॉर्फ लिया गया था। इसके बाद यहाँ पर F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी एक ही कैरेक्टरेट एक्सप्रेस हुआ था, और उसके बाद जब इनकी सेल्फिंग की गई थी कैपिटल टी स्मॉल टी की, तो ये 3:1 के रेशियो में सेपरेट हो गए थे। कैपिटल टी ये दोनों ही टॉल होंगे, तो ये 3 पौधे टॉल हो गए और एक जो था वो डॉर्फ था आउट ऑफ 4। तो 3:1 का रेशियो था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू।
यहाँ पर पेज नंबर है ये NCERT 259. Now we move to next question. Question number 94. Statement 1. In incomplete dominance, the heterozygous individual shows an intermediate phenotype between the two homozygous parents. तो ये सही है. यहाँ पर कैपिटल R और कैपिटल R रेड और स्मॉल r ये वाइट. और F1 जनरेशन में जब प्लांट प्रोड्यूस हुआ तो इसमें जो फ्लावर्स थे वो पिंक कलर के थे. इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये स्नैपड्रैगन में स्टडी किया गया था. डॉग फ्लावर भी बोलते हैं. साइंटिफिक नेम इसका एंटीराइनम मेजस. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है क्योंकि ये जो F1 जनरेशन में प्रोड्यूस हुआ है ये इन बिटवीन द टू पेरेंट्स है, तो इंटरमीडिएट हो गया. दिस occurs because neither allele is completely dominant over the other, allowing both alleles to partially express in the heterozygote. ये भी ठीक है. यहाँ पर ये इसमें कोई भी एलील जो है वो पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये कलर पिंक हो गया. ये रेड था और ये वाइट. तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू. 94 इज फर्स्ट. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 95. पेज नंबर था ये NCERT 260. In human ABO blood grouping, the gene I has 3 alleles, IA, IB and small I. Consider the following statement. There are 6 possible genotypes. तो यहाँ पर मल्टीपल एलिज्म के केस में जीनोटाइप्स निकालने के लिए n/2 into n+1, जबकि ये n क्या है, ये नंबर ऑफ एलील्स. तो 3/2 into 3+1 ये हो गया 4, तो ये आएगा 6. तो ये 6 यहाँ पर जीनोटाइप्स हो गए. ओनली 4 फिनोटाइप्स आर पॉसिबल इन ABO ब्लड ग्रुपिंग. ये भी ठीक है. 4 ही फिनोटाइप्स पॉसिबल हैं. ब्लड ग्रुप A होगा या फिर B होगा या फिर AB होगा या फिर O. तो ओनली 4 फिनोटाइप्स. द फिनोटाइप AB appears due to codominance of IA and IB alleles. ये भी ठीक है. द फिनोटाइप AB appears, ब्लड ग्रुप AB जो होगा इसमें IA और IB जब जीन्स होंगे उनके एलील्स, तब ये ब्लड ग्रुप AB के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि इसमें IA भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और IB भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है. स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर्स बनाते हैं ये. फॉर्म ऑफ शुगर्स. Allele I produces a distinct sugar on the RBC surface. I produces a distinct sugar. ये गलत है. यहाँ पर ये I जो है स्मॉल I या IO ये कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करती है. IA जो है N-acetyl galactosamine, जो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर है, N-acetyl galactosamine. और IB गैलेक्टोज शुगर, डी गैलेक्टोज, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि IO जो होगा कोई भी शुगर नहीं. तो डिस्टिंक्ट शुगर ऑन द RBC सरफेस ये गलत है. यहाँ पर A, B और C सही है. करेक्ट आंसर होगा 95 का थर्ड. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 96. पेज नंबर है ये 61. नाउ क्वेश्चन नंबर 96. In Mendel's dihybrid cross of pea plants, yellow seed color and round seed shape are dominant over green color and wrinkled shape respectively. तो ये ठीक है. येलो यहाँ पर डोमिनेंट था, सीड कलर और राउंड सीड शेप ये डोमिनेंट था ओवर रिंकल्ड. ये ठीक दिया हुआ है सर्शन. When Mendel performed separate monohybrid crosses for seed color and seed shape, he observed a 9:3:3:1 phenotypic ratio in the F2 generation for both traits. तो ये सेपरेट नहीं है, डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो है F2 जनरेशन का, जहाँ पर 9 जो है ये राउंड येलो थे, एक जो है ये रिंकल्ड ग्रीन है और बाकी के 3
और 3 ये रिकॉम्बिनेंट्स बने थे, 6 रिकॉम्बिनेंट्स थे यहाँ पर। तो ये F2 जनरेशन में डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो दिया हुआ है। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया जाएगा तो यहाँ पर रेशियो आता है 3:1 F2 जनरेशन में। अगर सेपरेटली दोनों करेक्टर्स के लिए किया जाएगा तो दोनों में रेशियो आएगा 3:1। तो रीज़न यहाँ पर गलत हो गया, असर्शन सही है। असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, पेज नंबर है ये 63। 97, in Morgan's dihybrid cross in Drosophila, the F2 phenotypic ratio deviated significantly from the Mendelian 9:3:3:1 ratio. The genes studied by Morgan were located on the same chromosome and showed linkage, resulting in a higher proportion of parental gene combination than recombinants. तो Morgan's dihybrid cross, the F2 phenotypic ratio deviated significantly, ये ठीक है। जैसे इनका जो मॉर्गन का पहला वाला क्रॉस था उसमें इन्होंने कैरेक्टर लिया था फीमेल में येलो बॉडी एंड वाइट आई, ये फीमेल के लिए, और मेल लिया गया था यहाँ पर ब्राउन बॉडी एंड रेड आई। ये यहाँ पर मेल। और जब F2 जनरेशन में यहाँ पर देखा गया था तो F2 जनरेशन में रेशियो आया था 98.7% पेरेंटल टाइप थे और रिकॉम्बिनेंट्स थे यहाँ पर 1.3%। ये रिकॉम्बिनेंट्स थे। तो ये ऐसा इतना ज़्यादा क्यों हो गया था पेरेंटल टाइप? क्योंकि ये लिंकेज शो कर रहा था। ये जो जीन्स थे येलो बॉडी और वाइट आई के, ये एक्स क्रोमोसोम पर थे, एक्स लिंक जीन थे। इनकी टेंडेंसी होगी साथ में इनहेरिट होने की, तो इस वजह से लिंकेज में पेरेंटल टाइप हमें ज़्यादा मिलता है। तो ये ठीक है, डेविएटेड सिग्निफिकेंटली, क्योंकि यहाँ पर जो पेरेंटल टाइप हैं वो सिर्फ 10 आउट ऑफ 16 इंटू 100। तो इसके अकॉर्डिंग पेरेंटल टाइप हुए करीब करीब 62.5%, जबकि यहाँ पर ये आ रहे थे 98.7%। तो स्टेटमेंट 1 ठीक है। द जीन्स स्टडीड बाय मेंडल वर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड शोड लिंकेज रिजल्टिंग इन ए हायर प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट, ये पेज नंबर है इसका NCERT 267। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? इसमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं? तो प्लियोट्रॉपिक जीन अफेक्ट्स मल्टीपल फिनोटिपिक ट्रेट्स, पॉलीजेनिक और प्लियोट्रॉपी। पॉलीजेनिक में मेनी जीन्स, पॉलीजेनिक मेनी जीन्स अफेक्ट वन ट्रेट, मेनी जीन्स वन ट्रेट। और यहाँ पर प्लियोट्रॉपी में इसका अपोजिट हो जाता है। प्लियोट्रॉपिक में मेनी ट्रेट्स कंट्रोल्ड बाय वन जीन। तो अफेक्ट मल्टीपल फिनोटिपिक ट्रेट्स सही है। फेनाइल कीटोनुरिया इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन ए सिंगल जीन। तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है, म्यूटेशन बाय सिंगल जीन सही है। और यहाँ पर म्यूटेशन कहाँ पर होगा? तो ये फेनिल एनालीन हाइड्रोक्सिलेज, फेनिल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज जीन जो है ये अफेक्टेड हो जाती है। मेंडेलियन डिसऑर्डर है, सिंगल जीन डिसऑर्डर है। ये सही दिया हुआ है। हैंकिंग डिस्कवर्ड द एक्स बॉडी ड्यूरिंग oogenesis, ये गलत है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान कुछ इंसेक्ट्स में स्टडी जब कर रहे थे तब देखा था इन्होंने। इन इंसेक्ट्स
इन इंसेक्ट्स स्टडीड बाय हैंकिंग ओनली 50% ऑफ स्पर्म रिसीव द एक्स बॉडी। तो यहाँ पर ठीक है, एक्स ओ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड है और इसमें ऑटोसोम्स पेयर में और एक्स ओ, तो 50% स्पर्म्स में ऑटोसोम्स के साथ एक्स क्रोमोसोम जाएगा, जबकि 50% क्रोमोसोम्स में सिर्फ ऑटोसोम्स होंगे या एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है। तो ये भी ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। सी यहाँ पर इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा गया है, आंसर होगा यहाँ पर 98 का थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर ये 69 एनसीईआरटी 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, इन बर्ड्स मेल्स आर होमोगैमेटिक एंड फीमेल्स आर हेट्रोगैमेटिक। बर्ड्स में मेल्स कैसे हैं, ये होमोगैमेटिक है और फीमेल्स हेट्रोगैमेटिक। तो ये ठीक है, बर्ड्स में फीमेल हेट्रोगैमेटी होती है, फीमेल दो तरीके के गैमीट्स प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर जो फीमेल्स होंगी ऑटोसोम्स का पेयर होगा और जड डब्लू क्रोमोसोम्स। तो जब गैमीट्स बनेंगे तो ऑटोसोम्स के साथ जड, और एक जो गैमीट बनेगा डिफरेंट टाइप का, उसमें ऑटोसोम्स के साथ डब्लू सेक्स क्रोमोसोम जाएगा। तो ये ठीक दिया हुआ है। इन बर्ड्स द स्पर्म डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चिक्स। तो स्पर्म मेल जो होता है वो होमोगैमेटिक होगा, इस केस में मेल होमोगैमेटिक। तो मेल में क्या होगा, ऑटोसोम्स का पेयर होगा और जड जड। तो यहाँ पर एक ही टाइप का गैमीट बनेगा। तो ये मेल नहीं, फीमेल जो होगी वो डिसाइड करेगी। तो ये गलत है यहाँ पर। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, फॉल्स। तो 99 का करेक्ट आंसर हुआ थर्ड। पेज नंबर इसका एनसीईआरटी 270। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, इन हनी बीज मेल इंडिविजुअल्स आर हैप्लॉइड एंड डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स। मेल इंडिविजुअल्स कैसे हैं, ये हैप्लॉइड हैं और डेवलप होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग से। तो ये सही है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फीमेल गैमीट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो हनी बी की पॉपुलेशन में तीन तरीके के इंडिविजुअल्स हैं, एक है वर्कर बीज, क्वीन और मेल ड्रोन्स। तो ये पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप होते हैं, हैप्लॉइड होंगे, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 16, और ये फीमेल्स हैं, इनमें क्रोमोसोम नंबर होता है 32। ये फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं। डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। In honeybees, sex determination depends on the number of chromosomes set received by the offspring, where fertilized eggs become diploid females and unfertilized eggs develop into haploid males by parthenogenesis. तो ये दोनों ही यहाँ पर सही है और इस रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर होगा यहाँ पर 100 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। पेज नंबर था ये एनसीईआरटी 271। नाउ क्वेश्चन नंबर 101, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज मोर कॉमन इन मेल्स देन इन फीमेल्स। तो कलर ब्लाइंडनेस का इनहेरिटेंस पैटर्न ये होता है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। सेक्स लिंक्ड का मतलब ये एक्स क्रोमोसोम पर होगा, सेक्स क्रोमोसोम पर। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है यहाँ पर, और एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन जो होती है ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है, कॉमन इन मेल्स। क्योंकि फीमेल के लिए अगर अफेक्टेड होना है तो फीमेल के पास दो अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम होने चाहिए, तब ये फीमेल अफेक्टेड होगी। जबकि मेल कैसा होता है, हेमीजाइगस कंडीशन है वहाँ पर, एक्स आर वाई, तो इसके पास प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है अफेक्टेड होने की। फीमेल के लिए मदर उसकी एटलीस्ट कैरियर हो और फादर अफेक्टेड हो, तो ऐसा नेचर में कम होगा, रेयर होगा। तो इस वजह से ये रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज मोर कॉमन इन मेल्स, सही दिया हुआ है।
द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम एंड मेल्स possess ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। तो ये रीज़न भी सही दिया हुआ है और रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो 101 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। थैलासीमिया, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है और ये क्वांटिटेटिव टाइप का डिफेक्ट है। थैलासीमिया, अल्फा थैलासीमिया, बीटा थैलासीमिया, डेल्टा थैलासीमिया, अलग अलग टाइप के थैलासीमिया हैं और इनके जीन्स जो हैं ये क्रोमोसोम नंबर 16, क्रोमोसोम नंबर 11, क्रोमोसोम नंबर 11। अल्फा थैलासीमिया में यहाँ पर दो जीन्स हैं HbA1, HbA2 और इनके फिर 4 एलील्स हो गए, 4 एलील्स। इसमें अगर बीटा थैलासीमिया में देखा जाए तो सिर्फ एक ही जीन है HbB और इसके 2 एलील्स। डेल्टा में भी इसी तरीके से। तो सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया क्या है, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। यहाँ पर टेम्पलेट स्टैंड में चेंज होता है, CTC की जगह हो जाता है CAC। तो ये सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल भी है, पॉइंट म्यूटेशन का भी एग्जाम्पल है, टिट्यूशन, पॉइंट म्यूटेशन और सब्स्टिट्यूशन में ये ट्रांसवर्जन, क्योंकि ये पिरिमिडीन का रिप्लेसमेंट हो रहा है प्यूरिन से। और टर्नर सिंड्रोम, ये लॉस ऑफ 1x क्रोमोसोम, ये भी ठीक है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, मोनोसोमिक होता है फॉर सेक्स क्रोमोसोम। तो A का 2, B का 1 और C का 3rd। आंसर होगा 102 का 4th। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, पेज नंबर ये 74, 75 और 76 है। क्वेश्चन नंबर 103, यहाँ पर मैच द कॉलम अगेन अल्फा थैलासीमिया, बीटा थैलासीमिया एंड पॉलीप्लॉइडी। तो यहाँ पर अल्फा थैलासीमिया, म्यूटेशन और डिलीशन HbA जीन्स ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। तो HbA की यहाँ पर 2 जीन्स होती हैं, एक HbA1 और एक यहाँ पर HbA2। ये HbA1 और ये HbA2। बीटा थैलासीमिया, म्यूटेशन ऑफ HbB जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी इज ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा A is 2, B1, C is 3rd। NCERT 2 पेज नंबर 75 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। यहाँ पर ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन का टाइप है XY और ये मेल हेट्रोगैमेटी का एग्जाम्पल है। मेल जो है वो 2 तरीके के गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा ऑटोसोम्स का भी पेयर होगा। जब गैमीट्स बनेंगे तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। एक गैमीट में ऑटोसोम्स के साथ X जाएगा, दूसरे गैमीट में ऑटोसोम्स के साथ Y जाएगा। तो XY टाइप, मेल possess on 1 Y chromosome and 1 X chromosome, ठीक है। मेल्स हैव सम गैमीट्स with X chromosome and some with Y chromosome, ये भी ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेल हेट्रोगैमेटी, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 104 इज 4th। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर था इसका NCERT 2 पेज नंबर 71। नाउ क्वेश्चन नंबर 105, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर X-linked recessive trait। तो X-linked recessive trait मतलब यहाँ पर जो जीन है, अफेक्टेड जीन, वो प्रेजेंट है X क्रोमोसोम पर। शोज इनहेरिटेंस फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी। तो यहाँ पर अगर X क्रोमोसोम, ये कलर ब्लाइंडनेस का सपोज केस है और यहाँ पर ये फीमेल कैरियर, ये वाला X क्रोमोसोम नॉर्मल जीन कैरी कर रहा है। तो यहाँ पर जो सन होगा
उसमें ये एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आया होगा? मदर से। तो मदर से ये सन में जा रहा है, फीमेल टू मेल, तो इसलिए ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। एक्स लिंक्ड कंडीशंस जो होती हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के लिए, तो ये ठीक दिया हुआ है। हीमोफीलिया ए इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। हीमोफीलिया ए सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन है, तो ये ठीक है। हीमोफीलिया ए इज ए वाई लिंक्ड डिसऑर्डर, गलत है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव। Possibility of a female becoming hemophilic is extremely rare. Female becoming hemophilic is extremely rare. तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, ये मेल में ज़्यादा कॉमन होगी, क्योंकि फीमेल को अफेक्टेड होने के लिए यहाँ पर 2 एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्रोमोसोम चाहिए, जो कि रेयर पॉसिबिलिटी है कि इसका फादर अफेक्टेड हो और मदर कैरियर हो, उस कंडीशन में ही ये पॉसिबल है, या फिर मदर भी अफेक्टेड हो, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन रेयर होगा, जबकि ये केस ज़्यादा कॉमन है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो पॉसिबिलिटी ऑफ ए फीमेल इज़ एक्सट्रीमली रेयर, ये भी ठीक है। तो 1, 2 एंड 4 इज़ करेक्ट, ट्रू पूछा गया है, तो आंसर होगा यहाँ पर 4th। 105। Now we move to next question, question number 106, पेज नंबर है ये NCERT 274। Now question number 106, what is the similarity among Down syndrome, Klinefelter syndrome and Turner syndrome? तो डाउन सिंड्रोम ये सारे ये एन्यूप्लॉयडी के एग्जाम्पल्स हैं। डाउन सिंड्रोम जो है ये ऑटोसोमल 21st क्रोमोसोम जो होता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम, इसकी ट्राइसोमी है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर होंगे 47। क्लाइनफेल्टर्स ये सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है, एक्स एक्स वाई, 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स वाई, यहाँ पर भी क्रोमोसोम हुए 47। टर्नर सिंड्रोम ये मोनोसोमिक होता है, मोनोसोमिक फॉर सेक्स क्रोमोसोम, यहाँ पर ऑटोसोम्स का पेयर होगा, 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स ओ कंडीशन होगी। तो ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ ए टाइप ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं, एन्यूप्लॉयडी के एग्जाम्पल्स हैं। ऑल सिंड्रोम अकर्स इन ओनली फीमेल इंडिविजुअल, तो ये गलत है, यहाँ पर ये स्टेलाइज्ड मेल है। टर्नर सिंड्रोम ये फीमेल है, और डाउन सिंड्रोम ये मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऑटोसोमल क्रोमोसोम अफेक्टेड है, तो ये गलत हो गया। इन ऑल नंबर ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम रिमेन्स सेम, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम चेंज हो गया है, ज़्यादा है। इन ऑल नंबर ऑफ क्रोमोसोम नॉट रिमेन सेम, ये ठीक है, सब में क्रोमोसोम नंबर सेम नहीं रहता है, इसमें 47, इसमें भी 47, बट यहाँ पर ये 45 टोटल क्रोमोसोम्स हुए। तो करेक्ट आंसर ए और डी पूछा गया है यहाँ पर, व्हाट इज द सिमिलरिटी, तो सिमिलरिटी होगी सिर्फ ए और डी पॉइंट से। 106 इज 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 107, पेज नंबर था ये 75 एंड 76। Which of the following are correct amino acid sequence of beta chain of hemoglobin in an individual with sickle cell anemia? तो नॉर्मल वाला जो टेम्पलेट स्टैंड होता है ये CTC है, यहाँ पर CAC ये टेम्पलेट स्टैंड में चेंज है। फिर mRNA जो बनता है इनसे, उसमें क्या चेंज आएगा, तो GAG, और इससे हो जाता है GUG, ये ग्लूटामिक एसिड के लिए और ये वैलिन के लिए। यहाँ पर पूछा गया अमाइनो एसिड का सीक्वेंस दिया गया है, पूछा गया सिकल सेल एनीमिया वाले डिजीज, उसमें क्या सीक्वेंस होगा, तो उसमें वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, और 6 पोजीशन पर यहाँ पर ये वैलिन आएगा, तो ये ठीक है, और बाकी फिर बाद में ग्लूटामिक एसिड। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 107 का सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर है ये NCERT
74. नाउ क्वेश्चन नंबर 108. यहाँ पर पूछा गया है हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट. तो हीमोफीलिया ये रॉयल डिजीज कहलाती है, क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में थी. रॉयल डिजीज इनहेरिटेंस पैटर्न ABC टाइप की है ये. तो A और B ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं. C वाला ऑटोसोमल रिसेसिव है. जो A और B सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है इसमें यहाँ पर A जो है इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है, इसमें 9 की, और यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर 11 डेफिशिएंट होता है. तो फेनाइल कीटोनूरिया ये भी सही दिया हुआ है. इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होती है. फेनिल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है. फेनिल एलानीन को टायरोसिन में जो कन्वर्ट करता है, फेनिल एनालीन हाइड्रोक्सीलेज, इसकी कमी हो जाएगी जिसकी वजह से टायरोसिन का लेवल कम हो जाएगा. टायरोसिन जो है प्रिकर्सर है मेलानिन का, जिसकी वजह से स्किन का पिगमेंटेशन और हेयर का पिगमेंटेशन ये अफेक्टेड होगा, और फेनिल एलानीन का लेवल बढ़ेगा और ये रिस्पॉन्सिबल होगा, एक्यूमुलेशन होगा ब्रेन में, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन. The inborn error of metabolism. Color blindness more appears in female than male. तो more appears in female than male. Color blindness क्या है? Sex linked recessive condition है. तो ये मेल में ज़्यादा होना चाहिए था, गलत है. सिकल सेल एनीमिया, शेप ऑफ RBC इज बाइकॉन्वेक्स डिस्क, ये गलत है. यहाँ पर सिकलिंग हो जाती है, हंसिया के आकार का हो जाता है. हीमोग्लोबिन जो है वो पॉलीमराइज हो जाता है लो ऑक्सीजन की कंडीशन में. तो C और D यहाँ पर इनकरेक्ट हुआ, A और B सही है, 2 ऑप्शन. आंसर होगा यहाँ पर थर्ड, 108. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 109. पेज नंबर था ये 73 to 75. 109. इन ह्यूमन स्किन कलर विच आर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस द लाइटेस्ट स्किन कलर पर्सन हैव जीनोटाइप. तो यहाँ पर स्किन कलर के लिए 3 जीन्स हैं, और इसमें जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स ये इनके डोमिनेंट एलील, ये यहाँ पर रिसेसिव एलील. तो जो A कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल C ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करेगा, डार्केस्ट स्किन कलर होगा. कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल c ये इंटरमीडिएट, और स्मॉल a स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल b स्मॉल c वाले जो जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल होंगे ये लाइटेस्ट स्किन कलर, ये इंटरमीडिएट, तो इसको बोलते हैं मोलैटो कलर, मोलैटो, और ये डार्केस्ट. रेशियो होता है यहाँ पे 1:6:15:20:15:6:1. तो लाइटेस्ट स्किन कलर पर्सन हैव जीनोटाइप, यहाँ पर एडिटिव इफेक्ट होता है, जैसे जैसे डोमिनेंट एलील होंगे और ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होगा. तो थर्ड ऑप्शन 109. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट. पेज नंबर था ये 69. नाउ क्वेश्चन नंबर 110. इन ए क्रॉस बिटवीन ए हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट एंड होमोजाइगस डॉर्फ पी प्लांट द F1 प्रोजेनी विल बी. तो होमोजाइगस डॉर्फ और हेट्रोजाइगस टॉल, तो ये हो गया टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस में हम लोग डोमिनेंट फिनोटाइप जो भी होता है उसका जीनोटाइप डिसाइड करने के लिए टेस्ट क्रॉस करते हैं. उसमें होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाता है. तो यहाँ पर भी वही पूछा गया, हेट्रोजाइगस टॉल और होमोजाइगस डॉर्फ. तो इस केस में यहाँ पे 50-50 का रेशियो मिलता था. 50% जो होते थे टॉल और 50% जो होते थे डॉर्फ. अगर यहाँ पर जीनोटाइप होता कैपिटल T डोमिनेंट टॉल का, तब यहाँ पर होता 100% टॉल. तो ये वाला केस है, 50% यहाँ पर प्रोजेनी विल बी टॉल एंड 50% विल बी डॉर्फ. तो करेक्ट आंसर होगा A and C. 110 is second. Now we move to next
क्वेश्चन 111 पेज नंबर ये 58-59। ए मैरिज बिटवीन नॉर्मल मैन एंड हीमोफिलिक वुमन विल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। तो नॉर्मल मैन है, नॉर्मल मैन और हीमोफिलिक डिजीज जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव XHY, ये क्या हो गया, ये अफेक्टेड मेल हो गया उसका जीनोटाइप। यहाँ पर दिया हुआ है नॉर्मल मैन मतलब XY एंड हीमोफिलिक वुमन, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन होमोजाइगस जब होगी तभी ये अफेक्टेड होगी। इसमें अगर क्रॉस किया जाएगा तो ऑफस्प्रिंग्स सन जितने भी होंगे, क्योंकि अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम ही जाएगा वाई के साथ, तो इसलिए ये 100% सन जो होंगे वो अफेक्टेड होंगे और विल प्रोड्यूस हीमोफिलिक सन्स एंड डॉटर जो होंगी वो सारी की सारी कैरियर, क्योंकि फादर का एक्स क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मल है, चाहे वो इसके साथ जाए या इसके साथ जाएगा तब भी। तो हीमोफिलिक सन्स एंड कैरियर डॉटर्स, आंसर यहाँ पर होगा फर्स्ट। नॉर्मल सन्स गलत है क्योंकि XHY या XHY दोनों में ये अफेक्टेड। 50% हीमोफिलिक सन्स एंड 25% कैरियर डॉटर्स गलत। दोनों ही एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है मदर के पास और मदर ही एक्स क्रोमोसोम देती है सन को, तो सन सारे अफेक्टेड होंगे। हीमोफिलिक सन्स एंड 1 नॉर्मल डॉटर एंड 1 हीमोफिलिक डॉटर हीमोफिलिक इस केस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम फादर से आएगा जो कि नॉर्मल है। तो 111 का करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट। NCERT 2 पेज नंबर 74। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट मैच। तो TH मॉर्गन ने सबसे पहले लिंकेज टर्म कॉइन किया था। TH मॉर्गन वर्कड ऑन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी बोला जाता है। सर्टन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, पैरेललिज्म ड्रॉ किया था इन्होंने, क्रोमोसोमल बिहेवियर और मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इसी को क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। अल्फ्रेड स्टुडेवेंट, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क। अल्फ्रेड स्टुडेवेंट ने जीन के बीच में डिस्टेंस और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बीच का लिंक इस्टेब्लिश किया था इन्होंने। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क जो है ये ह्यूगो डी व्रीज है, कॉल कोरेंस एंड वॉन शेरमार्क। तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया था मेंडल्स वर्क 1900 में। तो इनकरेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट आंसर होगा 112 का फोर्थ। NCERT 2 पेज नंबर 67 से फ्रेम किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 113। 113 में असर्शन एंड रीजन, इन बर्ड्स फीमेल डिसाइड सेक्स ऑफ द प्रोजेनी। तो बर्ड्स में फीमेल हेट्रोगैमेटी है, फीमेल 2 तरीके के गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, ऑटोसोम्स का पेयर, और सेक्स क्रोमोसोम Z और W से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर 2 तरीके के गैमेट्स हो गए। मेल जो होगा वो होमोगैमेट्स प्रोड्यूस करता है, ये अगर इसके साथ गई गैमेट फ्यूज हुआ तो ये मेल, और ये अगर इसके साथ फ्यूज होगा तो ये फीमेल। तो डिसाइड कौन कर रहा है यहाँ पर, फीमेल। तो इन बर्ड्स फीमेल प्रोड्यूस हेट्रोगैमेट्स, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर होगा फोर्थ। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो 113 का करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 114। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज रॉन्गली मैच्ड। यहाँ पर मेल दिखाया हुआ है, सेक्स अनस्पेसिफाइड, ठीक है। कंसेंजुनियस मेटिंग, जो ब्लड रिलेशंस में मेटिंग होगी, तो यहाँ पर ये डबल लाइन से दिखाए जाते हैं, गलत दिया हुआ है। 5 अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स, ये अफेक्टेड नहीं, ये अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स। तो C और D यहाँ पर रॉन्गली मैच्ड है, A और B सही है। 114 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट 115। इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स आर हाई, अगर 2 जीन्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है
सपोज यहाँ पर ये कैपिटल ए जीन, यहाँ पर ये बी जीन, एंड जीन आर लूजली लिंक्ड। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लिंकेज वीक होगा क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है। लिंकेज बिटवीन दिस जीन्स आर लो, तो ठीक है, लिंकेज यहाँ पर लो होगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, तो लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन दीज जीन्स आर हाई, तो ये भी ठीक है। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लिंकेज वीक होगा और रिकॉम्बिनेशन हाई होगा, तो लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन, या रिकॉम्बिनेशन बोला जाए या क्रॉसिंग ओवर बोला जाए, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड मैप यूनिट, तो डिस्टेंस बिटवीन जीन का यूनिट जो है वो मैप यूनिट, ये भी हाई होगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा गया है, आंसर होगा फोर्थ। सारे ही स्टेटमेंट ये सही है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT 2 पेज नंबर 67। What is the number of chromosome in queen worker and drone honeybees respectively? तो हनी बी की पॉपुलेशन में ये तीन तरह के इंडिविजुअल्स हैं, क्वीन, वर्कर बीज एंड ड्रोन्स। क्वीन एंड वर्कर बीज ये फीमेल्स हैं, फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होंगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और मेल ड्रोन्स जो होते हैं ये अनफर्टिलाइज्ड एग से। ये प्रोसेस कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस। तो क्रोमोसोम नंबर कितने हुए, तो यहाँ पर होता है 16, हैप्लॉइड नंबर है ये, और यहाँ पर 32, तो 32, 16, आंसर सही है यहाँ पर फोर्थ, 116। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT 2 पेज नंबर 71, 117। इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट्स मेंडल डिड नॉट यूज, तो मेंडल ने सीड शेप लिया था, राउंड वॉज डोमिनेंट, फ्लावर पोजीशन भी लिया था, एक्सियल डोमिनेंट था फ्लावर पोजीशन, सीड कलर येलो डोमिनेंट था, पॉड लेंथ ये नहीं यूज़ किया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 117 का फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, यहाँ पर करेक्ट मैचिंग आपको बतानी है। तो जेड जेड क्रोमोसोम ये होगा मेल बर्ड्स में, मेल बर्ड्स होमोगैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। एक्स वाई क्रोमोसोम ये मेल ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला और ह्यूमंस दोनों में एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, मेल हेट्रोगैमेटी शो करते हैं। एक्स एक्स क्रोमोसोम ये फीमेल ड्रोसोफिला में होमोगैमेट्स प्रोड्यूस करेगी। जेड डब्ल्यू क्रोमोसोम ये फीमेल हेट्रोगैमेटी का एग्जाम्पल है, ये फीमेल बर्ड्स में। तो आंसर हुआ A is 1, B is 3, C is 4 and D is second, first. Now we move to next question. पेज नंबर है ये 70 and 71. Now question number 119. Which one of the following matching is incorrect? यहाँ पर incorrect matching बतानी है। डाउन सिंड्रोम ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है 21, तो यहाँ पे टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं 47। टर्नर में मोनोसोमिक कंडीशन है, सेक्स क्रोमोसोम के लिए है ये मोनोसोमिक, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम और बाकी ऑटोसोम्स का पेयर, तो 44 हुए, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ट्राइसोमी है, लेकिन ये सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है, यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है और ये मेल्स होते हैं, तो करेक्ट इनकरेक्ट पूछा गया है, 119 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 75 and 76. In dihybrid experiment on garden peas worked by Mendel, what is the percentage of seed with capital R small r capital Y small y genotype? तो ये बनते हैं यहाँ पर डबल हेट्रोजाइगस फॉर बोथ द ट्रेड्स, ये 4 प्रोड्यूस होते हैं, तो 4 आउट ऑफ 16, और टोटल कितना इन डाइहाइब्रिड वर्कड बाय मेंडल, व्हाट इज द परसेंटेज पूछा गया है, तो 100 में कितने, तो ये आएगा 25%, हम 120 का सेकंड।
Now we move to next question. NCERT 2 63 64. 121. Identify the type of inheritance shown in the diagram and their diseases. तो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है ही नहीं. ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी. सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट थैलासीमिया, थैलासीमिया जो है ये सेक्स लिंक्ड नहीं है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है. थैलासीमिया में अल्फा जो है 16 नंबर क्रोमोसोम ऑटोसोम पे, बीटा वाला जो है वो 11 पे. सेक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट कलर ब्लाइंडनेस, तो ये डोमिनेंट नहीं है, ये रिसेसिव है. सेक्स लिंक रिसेसिव कलर ब्लाइंडनेस, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे गलती दिए हुए हैं. आंसर सही है सेकंड. तो यहाँ पेडिग्री को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से देखना है. नेक्स्ट 122. विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज, ठीक है. फैक्टर्स अगर इन पेयर्स, ठीक है. लॉ ऑफ डोमिनेंस में दिया हुआ है. The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental character in monohybrid cross in the F2. तो ये F2 में नहीं, ये F1 था. F1 में जब हम लोग कैपिटल टी ट्रू ब्रीडिंग और स्मॉल टी ये होमोजाइगस ट्रू ब्रीडिंग लेते हैं, तब F1 जनरेशन में ये सारे टॉल होते हैं. ये F1 जनरेशन सिर्फ एक ही ट्रेड यहाँ पर एक्सप्रेस हुआ, और जब इनकी सेल्फिंग की जाती है तब ये 3:1 के रेशियो में सेपरेट होते हैं. ये यहाँ पर 3 टॉल और 1 डॉर्फ. जीनोटिपिकली ये 1:2:1 का रेशियो होता है, तो ये गलत है. F1 एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन द F1, ये गलत. यहाँ पर F1 और F2 की पोजीशन गलत दी हुई है. अल्फ्रेड स्टुर्टेवेंट मैप द पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स, तो ये भी ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है. इनकरेक्ट मैच हुआ 122 का थर्ड. पेज नंबर 54 to 67. क्वेश्चन नंबर 123. 3 children in a family have blood types O, AB and B respectively. What are the possible genotypes of their parents? ब्लड टाइप O, AB and B. तो यहाँ पर पॉसिबल जीनोटाइप्स जो होंगे वो पहला IA स्मॉल आई, और दूसरा पेरेंट दिया हुआ है IB और स्मॉल आई. अब यहाँ पर बना करके देख लेते हैं. तो IAIB ये ब्लड ग्रुप हो गया AB. इसमें होगा A ब्लड ग्रुप, इसका होगा B ब्लड ग्रुप, और इसमें होगा O ब्लड ग्रुप. तो जीनोटाइप कौन से हुए, ये वाले. इसमें अगर देखेंगे तो इसमें सिर्फ A और B दो ही पॉसिबिलिटी है, दो ही तरीके के फिनोटाइप्स होंगे, आइदर A ब्लड ग्रुप या B ब्लड ग्रुप वाले. इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है AB ब्लड ग्रुप फिनोटाइप की, और इस वाले में यहाँ पर AB और उसके अलावा सिर्फ A. NCERT 2 page number 61. Now question number 124. In a cross between capital A, capital B, small a, small b, the ratio of genotype in F2 generation between capital A, capital B, capital A, small a, इनमें बताना है आपको F2 जनरेशन में ये किस रेशियो में बनेंगे. तो क्रॉस बिटवीन कैपिटल A, कैपिटल B और स्मॉल a, स्मॉल b. तो यहाँ पर F1 जनरेशन जो होगी कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल b, ये F1 जनरेशन. जब इनकी सेल्फिंग की जाएगी तो यहाँ पर हम इसे अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ब्रेक कर लेते हैं. कैपिटल A, स्मॉल a, इसका सेल्फिंग इसी टाइप के साथ, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और एक ये वाला कैपिटल B और स्मॉल b, इसकी भी सेल्फिंग इसी टाइप के जीनोटाइप के साथ. तो कैपिटल B, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल B, स्मॉल b और स्मॉल b. यहाँ पर कैपिटल A, कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल A, स्मॉल a,
स्मॉल ए। अब जो भी पूछा गया उसमें बस प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली मल्टीप्लाई की जाएंगी, जैसे कैपिटल ए और कैपिटल बी, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4, तो ये हो जाएगा 1/16। इसमें अगर देखें तो कैपिटल ए स्मॉल ए ये 2/4 और कैपिटल बी ये 1/4, तो ये हो जाएगा 2/16। इसी तरह से इसका देखेंगे तो ये भी आएगा 2/16 और इसमें भी ये 1/16, क्योंकि 1/4 ये और 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी, तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 1:2:2:1। आंसर आएगा सेकंड। Now next question, NCERT 2 पेज नंबर 63 से था। Now question number 125, Morgan hybridized fruit fly having characters brown body red eyed female to yellow bodied white eyed male, brown eyed red bodied female to yellow bodied red eyed male। तो इन्होंने येलो बॉडी वाइट आइड फीमेल और ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल लिया था और इसमें पेरेंटल टाइप जो मिले थे इन्हें 98.3% और जो रिकॉम्बिनेंट्स थे वो थे 1.7%। तो ये डेविएशन था, फिनोटिपिक रेशियो जो था 9:3:1। यहाँ पे पेरेंटल टाइप है सिर्फ 10 आउट ऑफ 16, तो ये करीब आता है 62.5 और ये 98.3। पेरेंटल टाइप यहाँ पर ज़्यादा है और ये किस वजह से था, ये लिंकेज की वजह से। तो 125 इज थर्ड, NCERT 2 पेज नंबर 67। Occasionally a single gene may express more than one effect. This phenomena is called single gene expressing more than one effect. तो this is pleiotropy और प्लियोट्रॉपी के एग्जांपल्स यहाँ पर ये प्लियोट्रॉपी स्टार सिंथेसिस जीन भी थी। स्टार सिंथेसिस जीन कैसे, ये शेप को भी कंट्रोल कर रही है और साइज को भी। इसके अलावा फेनाइल कीटोनूरिया ये स्किन और हेयर पिगमेंटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है सिंगल जीन, और इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन के लिए भी, इसी तरह से सिकल सेल एनीमिया भी। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं प्लियोट्रॉपी के। NCERT 2 पेज नंबर 69। नाउ क्वेश्चन नंबर 127, द गुड एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो हाइट ऑफ ह्यूमन, स्किन कलर ऑफ ह्यूमन, ये दोनों ही यहाँ पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जांपल्स हैं। मेनी जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, NCERT 2 पेज नंबर 69 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 128, यहाँ पर दिया गया है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में विद XXY कैरियोटाइप, 1 एक्स्ट्रा Y क्रोमोसोम इन 23rd पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल्स। तो इसका जो कैरियोटाइप होता है 44 ऑटोसोम्स प्लस XXY, एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम है और Y क्रोमोसोम की वजह से ही ये मेल्स होते हैं, स्टेराइल मेल्स। तो 1 एक्स्ट्रा Y गलत, 1 एक्स्ट्रा Y गलत। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, तो ये फेमिनाइज्ड मेल है। और ये स्ट्राइल है। तो फेमिनाइन फीचर क्या है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल इज नोन एज गायनेकोमेस्टिया, तो ये सही है। 1 एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम इन 23rd पेयर सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल, 1 एक्स्ट्रा X इन 23rd पेयर, तो ये ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है, पूछा गया है ट्रू, तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। NCERT 2 पेज नंबर 76। नाउ क्वेश्चन नंबर 129, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट्स इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम
तो इसी को बोला जाता है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी इज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिड्स। तो करेक्ट आंसर होगा एन्यूप्लॉइडी। और अगर पूरे सेट में चेंज होता है तो इसको बोलते हैं यूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी। लिंकेज इज फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम्स। of two genes on same chromosome. Independent assortment, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये कैपिटल आर इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जाने के लिए फ्री है। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 75। नाउ क्वेश्चन नंबर 130 फॉर टर्नर सिंड्रोम करेक्ट ऑप्शन। तो टर्नर सिंड्रोम ये मोनोसोमिक होगा सेक्स क्रोमोसोम के लिए। क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर 45 होंगे। एन्यूप्लॉइडी का एग्जाम्पल है, मोनोसोमी एग्जाम्पल है, क्रोमोसोम नंबर 45 विद एक्स ओ, ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट, और इट इज़ ड्यू टू नॉन प्रॉपर डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये भी ठीक है। एन्यूप्लॉइडी का रीजन दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट। 130 is third. Now next question 131 NCERT 2 page number 76. Now 131 out of a population of 1600 individuals in F2 generation of a cross between yellow round and green wrinkled seed, what would be the number of green wrinkled seeds? तो ग्रीन रिंकल्ड सीड्स मतलब डबल रिसेसिव हो गया, ये ग्रीन भी रिसेसिव था, रिंकल्ड भी रिसेसिव। ये बनते हैं ओनली 1 आउट ऑफ 16। तो 1600 में कितने होंगे? तो ये नंबर आएगा 100। करेक्ट आंसर है फर्स्ट। ये यहाँ पर सिर्फ एक येलो ग्रीन रिंकल्ड। Now question number 132. Total number of progeny of a dihybrid cross is 1600 in F2 generation. How many are recombinants? तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशियो है 9:3:3:1, यहाँ पर ये 9 ये पेरेंटल टाइप येलो राउंड, और 1 ये ग्रीन रिंकल्ड। राउंड जब ग्रीन के साथ जाएगा, येलो जब रिंकल्ड के साथ जाएगा, तो ये हो जाते हैं रिकॉम्बिनेंट्स। तो रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं यहाँ पर सिर्फ 6 आउट ऑफ 16। पूछा गया है 1600 में, तो करेक्ट आंसर होगा 600। 132 इज थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 133 NCERT 2 page number 63. How many kinds of genotypes will be produced by a plant having the genotype capital A, capital B, small c, small c? तो यहाँ पर दो तरीके के गैमीट्स, क्योंकि ये कैसा है मोनोहाइब्रिड, ये कंडीशन बता रहे मोनोहाइब्रिड। तो गैमीट्स के लिए 2⁻n, n क्या है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो दो टाइप के गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। और जीनोटाइप्स जो नेक्स्ट जनरेशन में होंगे उसके लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है 3⁻n। n यहाँ पर क्या है 1, तो ये हो जाएगा 3। करेक्ट आंसर आएगा 4। 133rd is 4. Now we move to next question. NCERT 2 56 and 57. Klinefelter syndrome is example of trisomy. Turner syndrome is good example of trisomy. Klinefelter syndrome ये सही है, ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है। 44 ऑटोसोम्स प्लस XXY, तो सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है। द टर्नर सिंड्रोम इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसोमी, ये गलत है। टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी का एग्जाम्पल है, XO होता है।
ऑटोसोम्स 44 हैं प्लस XO। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आंसर होगा 134 का सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT 2 पेज नंबर 76। नाउ 135, which one of the following is the correct match? Autosomal dominant, myotonic dystrophy, sex-linked recessive, myotonic dystrophy गलत, autosomal dominant थैलासीमिया ये डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस ये ऑटोसोमल रिसेसिव। इसका जीन होता है क्रोमोसोम नंबर 7 पर। तो करेक्ट हुआ यहाँ पर 135 का फर्स्ट। पेज नंबर है इसका 73 टू 75 से, जहाँ से फ्रेम किया गया है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। I have covered my portion. Now further discussion will be carried by my fellow partner Survi ma'am. हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 136 से डिस्कस करते हैं। आज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पेपर आया था, बहुत ही अच्छा पेपर था। और अगर आज के पेपर में आपके 340 प्लस आ रहे हैं तो इसका मतलब समझिए जेनेटिक्स आपकी तैयार है। तो क्वेश्चन नंबर 136 में देखिए, बच्चा पूछ रहा है हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट रिगार्डिंग मेंडल डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट बोल रहा है बेटा, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। टाइप ऑफ गैमेट, तो टाइप ऑफ गैमेट निकालने के लिए क्या होता है 2 की पावर n, और अगर 2 की पावर n है तो यहाँ टाइप ऑफ गैमेट क्या हो जाएंगे 2 की पावर 2, तो टाइप ऑफ गैमेट कितने हो गए 4, सही है। टाइप ऑफ जीनोटाइप को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 3 की पावर n, तो 3 की पावर अगर 2 रखेंगे तो आएगा क्या 9, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10, तो ये गलत हो जाएगा। टोटल रिकॉम्बिनेंट 9:3:3:1 का रेशियो आता है, और ये जो बीच के 3:3 वाले हैं टोटल कितने 6, ये सारे के सारे कैसे होते हैं रिकॉम्बिनेंट्स, मतलब नए कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक, तो कितने होंगे 6 होंगे, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 8, गलत हो जाएगा। टोटल प्रोजनी कितनी हो जाएंगी 9, 10 और 16, तो टोटल प्रोजनी कितनी होती है 16। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था करेक्ट, और करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन कितने हैं केवल 2 हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 136 का आंसर हो जाएगा थर्ड। एनसीईआरटी सेकंड पेज नंबर 62 टू 64। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैचिंग रिगार्डिंग ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप की बेटा अगर बात करी जाए तो टोटल टाइप ऑफ एलील कितने होते हैं 3 होते हैं, सही है, IA, IB एंड स्मॉल आई। इसके बाद बेटा टोटल टाइप ऑफ जीनोटाइप पॉसिबल कितने होते हैं 6 होते हैं, बिल्कुल सही है, जैसे कि IA, कैपिटल IA, कैपिटल IA, कैपिटल IA, स्मॉल आई, कैपिटल IB, कैपिटल IB, कैपिटल IB, स्मॉल आई, इसके साथ साथ कैपिटल IA, कैपिटल IB, और इसके साथ साथ स्मॉल आई एंड स्मॉल आई। ये A ब्लड ग्रुप के लिए, ये B ब्लड ग्रुप के लिए, ये बेटा AB ब्लड ग्रुप के लिए, और ये O ब्लड ग्रुप के लिए। तो टोटल टाइप जीनोटाइप कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो ये बिल्कुल सही है। टोटल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप कितने हो गए 4, A, B, AB एंड O, तो ये भी सही है। टोटल टाइप ऑफ फिनोटाइप पॉसिबल, तो फिनोटाइप बेटा कितने बन रहे हैं 4, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप एंड O ब्लड ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, और इनकरेक्ट मैच पूछा गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। NCERT सेकंड पेज नंबर 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट रिगार्डिंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स स्टडीड बाय मेंडल इन पी। मेंडल इन पी के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो बेटा फ्लावर कलर की अगर बात करी जाए तो डोमिनेंट ट्रेट क्या था वायलेट, और रिसेसिव ट्रेट क्या था व्हाइट। फ्लावर की पोजीशन की अगर बात करी जाए तो फ्लावर की पोजीशन में ये जो टर्मिनल था ये बेटा रेसेसिव कैरेक्टर था, तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। पॉड कलर की अगर बात करी जाए तो पॉड कलर में बेटा डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है ग्रीन होता है, क्या होता है ग्रीन होता है, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, तो सी भी गलत हो गया। सीड कलर की अगर बात करी जाए तो डोमिनेंट येलो होता है, और सीड शेप की अगर बात करी जाए तो डोमिनेंट बेटा राउंड होता है, सही है। तो बी और सी गलत है, तो यहाँ पे पूछा गया था करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 मैचिंग सही है, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। एनसीईआरटी सेकेंड पेज नंबर 54 एंड 55। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। ये जो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है ये किसका दिया हुआ है सिकल सेल एनीमिया का। और बेटा अगर बात करी जाए सिकल सेल एनीमिया की तो इट इज अ टाइप ऑफ
मेंडेलियन डिसऑर्डर किस टाइप का डिसऑर्डर है? मेंडेलियन डिसऑर्डर है। इट इज रिलेटेड विद सिकल सेल एनीमिया, सही है। इट इज रिलेटेड विद हीमोग्लोबिन, सही है। बीटा ग्लोबिन चेन में क्या आ जाती है? दिक्कत आ जाती है, वैलिन की जगह कुछ और आ जाता है, जिसकी वजह से बेटा यहाँ पे जो आरबीसी का शेप है वो कैसा हो जाता है? सिकल, सिकल का मतलब हसिया की तरह, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इट इज रिलेटेड विद अ टाइप ऑफ म्यूटेशन, किससे रिलेटेड है? टाइप ऑफ म्यूटेशन से रिलेटेड है, सही है। और ये किसका एग्जाम्पल है? पॉइंट म्यूटेशन का। ठीक, तो यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? फर्स्ट। एनसीईआरटी सेकंड पेज नंबर 74 75। नेक्स्ट है असर्शन रीजन ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज अ गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। बेटा मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब क्या होता है? जब एक जीन के पास दो से ज्यादा एलिल होते हैं तो वो एग्जांपल किसका होता है? मल्टीपल एलिलिज्म का। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप कंट्रोलिंग जीन आई हैज 3 एलिल्स, IA, IB एंड IO, जिसको हम लोग स्मॉल आई भी बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है उसको कि वो मल्टीपल एलिल्स का एग्जांपल क्यों है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक ही जीन के कितने एलिल हैं? 3 एलिल हैं। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। Next, the amino acid phenylalanine is converted into tyrosine with the help of enzyme. तो कौन से एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है बेटा? फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अब बेटा इससे कौन से डिजीज रिलेटेड है? तो इससे रिलेटेड है फिनाइल कीटोन्यूरिया। और फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है बेटा? ये एंजाइम एब्सेंट हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से जो जीन इसके इस एंजाइम के लिए कोड कर रहा होता है वो क्या हो जाता है? एब्सेंट हो जाता है। तो इस जीन के इस एंजाइम के एब्सेंट होने की वजह से क्या होता है? फिनाइलएलिनीन फिनाइल पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है, जो कि बॉडी में स्टोर होने लगता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4th एनसीईआरटी सेकंड पेज नंबर 69। नेक्स्ट, how many statements are correct between sickle cell anemia and thalassemia? Both are autosomal recessive diseases, सही है, दोनों की दोनों क्या है? autosomal recessive diseases हैं। in both disease hemoglobin molecule is affected, बिल्कुल सही है, दोनों ही डिजीज में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इफेक्ट होता है। सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव है, ये कैसी है बेटा? क्वालिटेटिव है, क्वालिटी खराब हो जाती है हीमोग्लोबिन की। और अगर बात करी जाए थैलेसीमिया की, तो थैलेसीमिया बेटा कैसा होता है? थैलेसीमिया होता है आपका क्वांटिटेटिव। कैसा होता है बच्चा? क्वांटिटेटिव। इसमें क्वांटिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहाँ पे ए और बी तो सही है। बोथ अल्फा एंड बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन विल बी अफेक्टेड, गलत है बेटा, दोनों में इफेक्ट नहीं होती है। थैलेसीमिया में आपकी अल्फा और बीटा चेन इफेक्ट होती है। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है ओनली बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन विल बी अफेक्टेड, तो थैलासीमिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों में नहीं होता है। ये किसके लिए स्टेटमेंट ट्रू है? सिकल सेल अनीमिया के लिए। तो यहाँ पे पूछा गया था कौन सी स्टेटमेंट दोनों में बराबर है, तो ए और बी, तो दो स्टेटमेंट हो गई, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 142 का आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 74 75। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एबीओ ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई, सही है। द एलिल्स IA and IB produce a slightly different form of the sugar while the allele I naught does not produce any sugar। तो आपका स्टेटमेंट पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन 1865, जिसमें उन्होंने जीन के बारे में नहीं बताया था, फैक्टर्स के बारे में बताया था। बट फॉर सेवरल रीजन, क्योंकि बेटा उस समय उतना ज्यादा प्रचार नहीं होता था, किसी भी टाइप की कोई चीज नहीं होती थी, तो इनका जो वर्क था वो सही से सब जगह नहीं पहुंच पाया था। इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 2000, तो ये गलत है। कब तक था? 1900 तक। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा कह रहा है मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना वाज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल टू मेनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बाय 1802 द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग meiosis had been worked out,
तो ये 1802 नहीं होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, ईयर 1902। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। मॉर्गन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन विद द मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल्ड इट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बेटा क्या होगा, सटन एंड बोवरी ने मिलकर क्या दी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे गलत है। तो 145 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, द मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी डोमिनेंट और रिसेसिव। बिल्कुल सही बात है, ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं, जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट, आपकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। और अगर बेटा बात करी जाए रेसेसिव की, तो आपके एग्जाम्पल में बहुत सारी रेसेसिव डिजीजेस दी हुई हैं, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया, कोई सेक्स लिंक्ड है, कोई ऑटोसोमल है। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया आर सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। तो ये डोमिनेंट नहीं होते हैं बेटा, ये कैसे हैं, रेसेसिव। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट हु वाज इन्वॉल्वड इन द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स रिजल्ट ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। तो कॉरेंस, व्रीज एंड क्रेसमार्क तीनों के तीनों इन्वॉल्व थे मेंडल के वर्क को रिपब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट है बेटा, हाउ मेनी कैरेक्टर्स ऑफ सीड पॉड एंड फ्लावर वर टेकन रिस्पेक्टिवली बाय द मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। तो बेटा अगर फ्लावर की बात करी जाए, तो फ्लावर के लिए उसका कलर और पोजीशन ली गई थी। फ्लावर के लिए क्या क्या लिया गया था, उसका कलर जो कि वायलेट और व्हाइट था, और उसकी पोजीशन जो कि एक्सियल या टर्मिनल थी। अगर बेटा पॉड की बात करी जाए, तो पॉड का शेप कि कंस्ट्रिक्टेड है कि इन्फ्लेटेड है, और उसका कलर कि येलो है कि ग्रीन है। तीसरी चीज अगर बात करी जाए आपके सीड की, तो सीड में भी बेटा क्या लिया गया था, सीड में भी शेप एंड कलर। शेप में कि राउंड है कि रिंकल है, और कलर में येलो है कि ग्रीन है। ठीक, तो यहाँ पे दोनों के कैरेक्टर लिए गए थे, तो आंसर क्या, ट्रेट्स लिए गए थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन, दिस जीन आर डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा, HbA1 एंड HbA2। और बीटा थैलेसीमिया अगर बेटा अगली बार पूछ लिया जाए, तो बीटा थैलेसीमिया के लिए क्या याद रखना है, बीटा थैलेसीमिया के लिए याद रखना है HBB। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन मिलेगी, बाय अ सिंगल जीन HBB ऑन क्रोमोसोम 11, मतलब बीटा थैलेसीमिया ऑन क्रोमोसोम 11 एंड अल्फा थैलेसीमिया ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, हाउ मेनी ऑफ द गिवन एग्जाम्पल ऑफ द मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, फिनाइल कीटोन्यूरिया होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा, लेकिन टर्नर सिंड्रोम नहीं होगा। टर्नर सिंड्रोम क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या है बेटा ये, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 150 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास, अ जीन इज सेड टू बी डोमिनेंट। एक जीन को हम डोमिनेंट कब कहेंगे, तो जीन डोमिनेंट तभी कहलाएगा कि होमोजाइगस कंडीशन में भी उसकी बेटा डोमिनेंसी दिखाई दे, और अगर वो किसी रेसेसिव ट्रेट के साथ आ रहा है, किसी दूसरे ट्रेट के साथ आ रहा है, तो भी वो डोमिनेंट दिखाई दे। फॉर एग्जाम्पल अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करी जाए, तो बेटा जब मोनोहाइब्रिड, देखो ये क्या हो गया, होमोजाइगस डोमिनेंट, और ये क्या हो जाएंगे, होमोजाइगस रेसेसिव। तो पहली की जनरेशन जो होती है, F1 जनरेशन, वो सारी की सारी क्यों है, टॉल है। टॉल क्यों है, क्योंकि जो कैपिटल T गया है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहा है। तो वो कहना चाह रहा है कि होमोजाइगस कंडीशन में भी वो डोमिनेंट हो, और अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में आ रहा हो तो भी वो डोमिनेंसी शो करे। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट एक्सप्रेसेस इज इफेक्ट इन बोथ इन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे, a true breeding line is one that having undergone continuous self pollination shows the stable trait inheritance and expression for several generation। बिल्कुल सही बात है, a true breeding line is one that having undergone self pollination। सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो बेटा पूरी की पूरी लाइन क्या रहेगी, सेम रहेगी। इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन। जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म।
तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है बेटा, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 152 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन विच द मेल डू नॉट हैव फादर एंड thus cannot have sons but have a grandfather and can have grandson। तो यहाँ पे ये जो बेटा इस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन को क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। और ये हमें किसमें देखने को मिलता है, हनी बी में। किसमें देखने को मिलता है, हनी बी में। हनी बी में बेटा जो आपकी फीमेल वर्कर बी होती है, फीमेल वर्कर बी, इसके साथ साथ क्वीन, ये कैसे होते हैं बेटा, 2n होते हैं। और इनके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 32। जबकि जो मेल होते हैं जिनको हम ड्रोन बोलते हैं, इनके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं बेटा वो कितने होते हैं, 16। मतलब n कंडीशन होती है और इनके पास कैसी होती है, 2n कंडीशन। तो जब ये गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं तो ये मियोसिस करते हैं और ये क्या करते हैं, माइटोसिस। और जब यहाँ पे n इंटू n का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2n। तो मतलब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो फीमेल वर्कर बी बनेगी या फिर क्वीन बनेगी। तो मेल बनाने के लिए क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस होती है। क्या होती है, पार्थिनोजेनेसिस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस बाय। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बेटा किसने दिया था, टी.एच. मॉर्गन ने। किसके ऊपर काम किया था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर। किन किन चीजों के बारे में बताया था, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, द क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग एन इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबुलिन इज। तो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम बोला ना, तो क्वालिटेटिव क्या हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया। और यहीं पे अगर क्वांटिटेटिव बोल देता तो क्या हो जाता, थैलेसीमिया। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन्स ए एंड सी। तो ए और सी के बीच में कितनी है फ्रीक्वेंसी, 5%। इसके बाद बेटा अगर बात करी जाए बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में बेटा कितनी है, 15%। इसके बाद बेटा अगर बात करी जाए बी और डी के बीच में, तो बी और डी के बीच में कितनी है, 9%। इसके बाद अगर बात करी जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में बच्चा कितनी है, 20%। इसके बाद अगर बात करी जाए सी और डी के बीच में, तो सी और डी के बीच में बच्चा कितनी है, 24%। ठीक। और उसके बाद अगर बात करी जाए ए और डी के बीच में, तो ए और डी के बीच में कितनी है, 29%। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जीन को मैप करना है। और अगर जीन को हमें मैप करना है तो ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, यहाँ पे लाइन बनाई। ठीक। और यहाँ पे ध्यान से एक पॉइंट देखिएगा कि सबसे ज्यादा जो गैप है वो किसके बीच में है, ए और डी के बीच में। हमने ए को यहाँ प्लेस किया, डी को यहाँ प्लेस किया। इनके बीच की जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 29%। तो ये सबसे दूर दूर हो गए। ठीक, हमने क्या कहा कि ये दूर दूर है। फिर उसके बाद बेटा अगर बात करी जाए, उसके बाद किसके बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, सी और डी के बीच में। तो हमने कहा मान लो सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, बेटा 24%। ठीक। इसके बाद बोल रहा है ए और बी के बीच की डिस्टेंस। तो ए बी मान लो कहीं यहाँ पे है, ये क्या हो गया सी, ये क्या हो गया बी। तो ए और बी के बीच में कितनी डिस्टेंस है बेटा, ए और बी के बीच में आपकी डिस्टेंस है 20%। ठीक। इसके बाद बेटा बोल रहा है कि बी और डी के बीच में, तो बी और डी बहुत पास पास है। ध्यान से देखो, बी और डी क्या है, बहुत पास पास है, तभी इनके बीच का क्या है, 9%। फिर उसके बाद बी और सी के बीच में कितना है, तो बी और सी के बीच में है बेटा 15%। और उसके बाद अगर बात करी जाए ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में गैप और कम है, कितना है, 5%। तो यहाँ पे बेटा क्या पूछना चाह रहा है, वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ दीज जीन ऑन अ लीनियर क्रोमोसोम। हमने ये लीनियर क्रोमोसोम बनाया। अब जरा सीक्वेंस देखिए, सीक्वेंस कैसा है। तो सबसे पहले ए के बाद सी के बाद बी के बाद डी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सी बी डी। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे बेटा, आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लिंकेज। लिंकेज के लिए क्या क्या चीजें सही है, द टेंडेंसी ऑफ द जीन्स इनहेरिटेड टुगेदर इज नोन एज लिंकेज। लिंकेज का मतलब क्या होता है, पकड़ के रखना। तो मान लो ये अगर क्रोमोसोम है
एक जीन अगर यहाँ पे एकदम पास पास है तो इनकी लिंकेज पावर क्या है, बहुत ज्यादा है, अगर दूर दूर है तो लिंकेज पावर क्या है, बहुत ज्यादा कम। लिंकेज हेल्प टू होल्ड द पेरेंटल कैरेक्टर टुगेदर, इतने ज्यादा पास पास है कि अगर ये ट्रांसफर होंगे तो एक साथ होंगे वरना नहीं होंगे। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा बोल रहा है बेटा लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर, बिल्कुल सही है। अगर एक साथ होगा तो क्रॉसिंग नहीं हो पाएगी, मतलब पेरेंटल कैरेक्टर फ्यूज नहीं कर पाएंगे, मतलब नया रिकॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। क्रॉसिंग ओवर और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन जीन, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा लिंकेज होगा और जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन, तो ये भी सही है। लिंकेज इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ क्रॉसिंग ओवर अकरिंग ड्यूरिंग मियोसिस, अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है मतलब डिस्टेंस ज्यादा है तो वो बेटा आपस में चिटक जाएंगे और दूर दूर हो जाएंगे। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 158 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 158 कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या बताना है, करेक्ट मैच बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर बात करी जाए तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करा लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे रेशियो क्या आया, 1:2:1, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। दूसरा हम लोग यहीं पे क्रॉस करा लेते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वाई एंड वाई। ये भी कितना हो जाएगा, 1:2:1, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब देखो पहला वाला क्या दिया है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। अब देखो ध्यान से, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कितना है यहाँ पे, 2/4। ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 इंटू 100, तो 1/2 इंटू 1/4 इंटू 100। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100/8, तो 100/8 करोगे तो 100/8 करोगे तो कितना आएगा 12.5%। तो यहाँ पे पहला सही है। दूसरा देखो इसी तरह स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, तो स्मॉल आर कितना है आपका, एक है कि नहीं है, 1/4, 1/4 और उसी के साथ साथ 1/4 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 100/16, तो ये कितना हो जाएगा 6.25%। ठीक, तो दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कैपिटल आर कितना है 1/4, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितना है 2/4 इंटू 100। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, तो ये कितना आएगा 100/8 और इसका आंसर क्या होगा 12.5। तो ये कितना होना चाहिए था 12.5 होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था 12.5, तो ये क्या हो गया गलत हो गया। अब कैपिटल आर कितना है 1/4। ठीक, उसके बाद स्मॉल वाई भी कितना है बेटा 1/4 इंटू 100, तो ये कितना होगा 100/16, तो ये बेटा कितना आएगा आपका, ये भी आएगा 6.25। तो यहाँ पे ये भी क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है 6.25। यहाँ पे क्या होना चाहिए था 6.25 होना चाहिए था, तो क्या है ये गलत है, क्या होना चाहिए था 6.25। तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन सही है, ए और बी, तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मोनोसोमी। मोनोसोमी के लिए बेटा यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो ध्यान से देखिएगा। इट इज अ टाइप ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, सही है। इट इज अ टाइप ऑफ एनियोप्लॉइडी, सही है। प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ 1 क्रोमोसोम, तो ये तो बेटा ऐड नहीं होता है, डिलीट होता है। द कैरियोटाइप ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये क्या है सही है, तो ए सही है, बी सही है, सी गलत है और डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा 159 का थर्ड। नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। डोमिनेंस भी दिखाता है, जब ए ओ के साथ आएगा तो ए वाला होगा, बी ओ के साथ आएगा तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है बी। तो डोमिनेंस भी शो करता है, को डोमिनेंस ए बी ब्लड ग्रुप, और को डोमिनेंस क्या हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप, और मल्टीपल एलिलेज का भी एग्जांपल है आई ए आई बी एंड स्मॉल आई।
तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेकंड आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 161, डिलीशंस एंड इंसर्शंस ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉजेस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सही है। इन हनी बी द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन क्वीन एंड वर्कर बी आर सेम। मैंने अभी बताया था कितने होते हैं? 32। तो दोनों ही स्टेटमेंट 161 में क्या है? सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन कलर ब्लाइंड मैन एंड हीमोफिलिक मैन। तो चाहे कलर ब्लाइंड की बात करो चाहे हीमोफिलिक की बात करो, दोनों क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्रोमोसोमल नंबर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो 46 एंड 46। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर एनियोप्लॉइडी। डाउन सिंड्रोम में 2n-1 नहीं होता है, क्या होता है? 2n+1। क्या होगा बेटा यहाँ पे? 2n+1। तो ये गलत हो गया। उसके बाद टर्नर सिंड्रोम में 2n-1 सही है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? 2n+1 गलत है। यहाँ पे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होगा? 2n+1। ये भी क्या हो जाएगा? गलत है। तो आंसर करेक्ट पूछा गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट बच्चा इनकरेक्ट है? सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ क्लास बेसिडियोमाइसीटीज। सही है। एस्कोस्पोर्स और हैप्लॉइड स्पोर्स। सही है। एग्जाम्पल ऑफ फंजाई इम्परफेक्टाई, मतलब डिट्यूरोमाइसीटीज का एग्जाम्पल अस्टिलागो है। गलत है। अस्टिलागो किसका एग्जाम्पल है बेटा? अस्टिलागो है बेसिडियोमाइसीटीज का। और इम्परफेक्टाई मतलब डिट्यूरोमाइसीटीज के एग्जाम्पल क्या होंगे? ऑल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड। नेक्स्ट है दीज आर न्यूक्लियर। राइबोसोम के लिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है? विच व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम। तो पहला स्टेटमेंट सही है। कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट, प्रोकैरियोट 30 एंड 50 क्योंकि 70s होता है। सही है। फाउंड इन आउटर स्पेस, तो आउटर स्पेस नहीं मैट्रिक्स में होता है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे क्लोरोप्लास्ट हो। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। 80s राइबोसोम आर मेड अप ऑफ 40s एंड 60s प्रेजेंट इन सेल ऑर्गेनल। सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी एंड डी। आंसर विल बी फोर्थ। 165 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द रॉन्गली मैच विथ रिस्पेक्ट टू पोरफायरा। पोरफायरा क्या है? रेड एल्गी है। प्लांट बॉडी मल्टी सेलुलर होगी, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। सही है। पिगमेंट क्लोरोफिल ए, डी, आर फाइकोएरिथ्रिन। सही है। रिजर्व फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च होगा। सही है। स्पोर्स और गैमेट, मोटाइल स्पोर्स नहीं होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। ये क्या हो जाएगा? गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंडोल कंपाउंड्स। बेटा अगर इंडोल कंपाउंड्स की बात करी जाए तो क्या आएगा? ऑक्सिन। क्या आएगा? ऑक्सिन। एडेनिन डेरिवेटिव्स की बात करी जाए काइनेटिन। कैरोटिनॉइड्स की बात करी जाएगी तो क्या आएगा? एबीए। और टर्पीन्स की बात करी जाएगी तो जिब्रेलिक एसिड। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 168, ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। डंबल शेप्ड गार्ड सेल, डंबल शेप्ड किसमें पाए जाएंगे? ग्रासेस में। इसके बाद रूट हेयर्स, रूट हेयर्स किसमें बेटा? यूनिसेलुलर इलांगेशन होते हैं एपिडर्मल सेल का। फोर्थ, थर्ड। इसके बाद ग्राउंड टिश्यू कैसा होगा? ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल। और क्यूटिकल क्या हो जाएगा? प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। तो क्या हो जाएगा आंसर? फोर्थ, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट। तो आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन C4 प्लांट द लाइट रिएक्शन PS1 एंड PS2 आर टेक्स प्लेस इन। तो ये कहाँ होता है बेटा? मेसोफिल सेल में, क्योंकि ये स्मॉल और ग्रैनल होते हैं, बंडल शीथ सेल होते हैं लार्ज और ए ग्रैनल। तो बंडल शीथ सेल में लाइट रिएक्शन नहीं, डार्क रिएक्शन चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, इन अ सेल इन एरोबिक रेस्पिरेशन व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट प्रोसेस। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए करेक्ट सीक्वेंस पूछा है तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होगी ही होगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा बेटा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के बाद क्या चलेगी? क्रेब्स साइकिल। और उसके बाद क्या चलेगी? ETS। नेक्स्ट, बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सही है। और उसी की वजह से एक्स शेप कियास्मेटा का फॉर्मेशन होता है। क्रॉसिंग ओवर इज मीडिएटेड बाय द एंजाइम कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेज। सही है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो 171 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच।
तो करेक्ट मैच फिब्रिनोजन का क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग, फैगोसाइटोटिक सेल क्या हो जाएंगे, मोनोसाइट, बेसोफिल बेटा किसमें निकलेगा, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में, और एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस। तो क्या हो जाएगा, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा, 172 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट बोल रहा है बेटा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, in human body how many hormones interact with the intracellular receptor, mostly gene expressions or the chromosome function by the interaction of hormone receptor complex with the genome, डायरेक्ट जीनोम के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। तो ये आपके कैसे होंगे, या फिर तो स्टेरॉइड होंगे या फिर तो आइडो थायरोनिन्स, मतलब आपके आयोडीन डेरिवेटिव जितने भी हार्मोन होते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉइड है, ईस्ट्रोजन स्टेरॉइड है, थायरोक्सिन आइडोथायरोनिन में आ जाएगा। इंसुलिन प्रोटीनेशियस है, गलत। ग्लूकागॉन प्रोटीनेशियस है, गलत। एंड्रोजन होगा, स्टेरॉइड है। कॉर्टिसोल होगा, स्टेरॉइड है। एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन भी बेटा कैसा होता है, स्टेरॉइडल होता है। जीआईपी नहीं होगा, एएनएफ नहीं होगा, सीसीके नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, 173 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा आपका सेकंड। नेक्स्ट, ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड एब्डोमिनल कैविटी, गलत हो जाएगा, मिड थोरैसिक कैविटी होता है। प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन टू लंग्स नहीं, बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लंग, मतलब विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा के बीच में प्रेजेंट होता है। थोरैसिक चैम्बर इज डॉर्सली फॉर्म्ड बाय द सर्वाइकल वर्टिब्रा नहीं होता है, क्या होगा, थोरैसिक वर्टिब्रा। तो ये भी क्या हो गया, गलत। वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, सेकंड। तो 174 का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सर्टेन पार्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन। पैराइटल बोन ऑफ द स्कल आर पेयर्ड, सही है। फ्रंटल सिंगुलर, उसके बाद ऑसिपिटल सिंगुलर, टेम्पोरल पेयर्ड, पैराइटल पेयर्ड, इथमॉइड सिंगल, स्फेनॉइड सिंगल। कितने होते हैं, 8 होती हैं, 2 2 4 5 6 7 8। तो पहला स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस सही है। The 9th and the 10th pairs of the ribs are called as floating ribs. तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 10th and 12th होता है, 11th and 12th क्या होंगे, फ्लोटिंग पेयर्स होंगे। तो थर्ड वाला नहीं होगा, पहला सही है, दूसरा सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 175 का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 10 oogonia yield 10 primary oocyte, how many ova are produced on completion of oogenesis? तो एक स्पर्मेटोगोनिया, इमेच्योर ऊगोनिया की बात करी जा रही है। तो एक ऊगोनियल सेल से बेटा क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte जब पहली बार मियोसिस करेगा तो क्या होगा, मियोसिस 1। मियोसिस 1 जब होगा तो ये किस टाइप का डिवीजन है, अनइक्वल डिवीजन है। और अगर ये अनइक्वल डिवीजन है बेटा तो यहाँ पे एक बनेगा सेकेंडरी oocyte, क्या बनेगा, ये प्राइमरी oocyte था, क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte, और एक क्या बनती है, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये क्या था, 2n 2n n और n। अब जब सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा तो ये फॉर्म करेगा बेटा एक ओवा या ऊटेड और सेकेंड पोलर बॉडी। और मियोसिस 2 जब कंप्लीट होगा तो मियोसिस 2 भी बेटा कैसा होता है, अनइक्वल डिवीजन। तो यहाँ पे एक oogoनियल सेल या एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से एक ही ooted का फॉर्मेशन हो रहा है। तो चाहे 10 oogonia सेल हो, 10 प्राइमरी oocyte हो, 10 ही ओवा का क्या होगा, फॉर्मेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, 176 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। कॉमन नेम दिया है, ऑर्डर दिया है। मैन का ऑर्डर प्राइमेटा सही है, मैंगो का ऑर्डर सैपिनडेल सही है, वीट का ऑर्डर पोएसी, पोएसी फैमिली होती है ना कि ऑर्डर। ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, पोएल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर। पहला फिगर बेटा पॉरीफेरा का मेंबर है, दूसरा फिगर आपके किसका है, नियरेस्ट है, जो कि आपका किस में पाया जाता है, एनालिडा में पाया जाता है। अगर बेटा बात करी जाए तो ये स्पॉन्जिला है, फ्रेश वाटर स्पंज है, और अगर पॉरीफेरा का मेंबर है तो इसके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाएगा। इसी के साथ साथ बी की अगर बात करी जाए तो बी बेटा क्या है, बी आपका नियरेस्ट है, जो कि किसका मेंबर है, एनालिडा का मेंबर है। और एनालिडा का मेंबर है डायोशियस या यूनिसेक्सुअल होता है और पैरापोडिया पाया जाता है।
तो फ्रेश वाटर, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम, लेकिन नेफ्रीडिया नहीं है ये, नेफ्रीडिया पाई जाएगी डायोशियस होगा, लेकिन ये डायोशियस नहीं होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। ए क्या है? फ्रेश वाटर है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको वाटर कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं, और ये ज्यादातर कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं। बी वाला क्या है? एनालिडा का मेंबर है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या प्रेजेंट होगा? नेफ्रीडिया प्रेजेंट होगा। डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल होगा, और पैरापोडिया प्रेजेंट होगा फॉर स्विमिंग। तो 178 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच? मैल्फिगियन बॉडी ग्लोमेरुलस प्लस पीसीटी, गलत। मैल्फिगियन बॉडी में ग्लोमेरुलस के साथ क्या होता है? बोमैंस कैप्सूल। रीनल कॉर्पसल में ग्लोमेरुलस बोमैन कैप्सूल सही है। मैल्फिगियन बॉडी में बोमैंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस सही है। मैल्फिगियन टिब्यूल की तो बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि मैल्फिगियन टिब्यूल कॉकरोच में पाया जाता है। तो ए गलत, बी सही, सी सही, डी गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ ग्लिसरॉल विच इज प्रेजेंट इन द मोनोडाई एंड ट्राइग्लिसराइड्स रिस्पेक्टिवली। तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CH2OH, CHOH और CH2OH। तो जब एक फैटी एसिड यहां से आके जुड़ेगा तो क्या बनेगा? पहला H लेके जाएगा तो क्या बनेगा? मोनोग्लिसराइड। दो आएंगे तो क्या बनेंगे? डाइग्लिसराइड। और तीनों आ जाएंगे तो क्या बनेंगे? ट्राइग्लिसराइड। तो उसके लिए ग्लिसरॉल कितना चाहिए होगा? केवल और केवल एक। तो आंसर क्या हो जाएगा? 180 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप आप लोग का पेपर अच्छा गया होगा, और अच्छा करने की पेपर कोशिश करिए, क्योंकि लास्ट समय आपका नजदीक आ रहा है, पेपर बहुत समीप आ रहा है। तो कृपया करके अपने पेपर की गलतियों को कृपया करके और ज्यादा ध्यान दीजिए कि अगले पेपर में वो गलतियां आपसे ना हो। तब तक के लिए नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में मिलेंगे, तब तक के लिए आपके विदा लेते हैं। जय हिंद।